Hello everyone. So in this lecture we are going to talk about unit vector, resolution of vector or components of a vector, and some other functions also of a vector. So first हम start कर रहे हैं from unit vector. So बेटा unit vector एक्चुअल में क्या है पहले समझ जाओ, उसके बाद लिखना जो भी लिखना है. तो मान लो कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लिए, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. अगर मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है तो मैं पहले से ही पोजीशन वेक्टर क्या डिनोट किया था, फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट. जब वेक्टर मिल रहा होगा उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर. दिस इज पोजीशन वेक्टर. ओके, बट पोजीशन वेक्टर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकता है. लाइक इस डायरेक्शन में हो जाए, इधर इस डायरेक्शन में हो जाए, इस डायरेक्शन में हो जाए, इस डायरेक्शन में हो जाए. तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आपका वेक्टर पॉसिबिलिटी है विद डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट के लिए. तो हमको जो रिप्रेजेंट करना है कि एक फिक्स्ड डायरेक्शन के लिए एक फिक्स्ड वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज किए, एक यूनिट वेक्टर यूज किए. दैट मींस जो यूनिट वेक्टर है वो क्या करेगा, उसका ओनली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट उसका मैग्नीट्यूड करेगा. जैसे कि एक वेक्टर में ये लिया, दूसरा वेक्टर ये ले लिया, इट मींस दोनों का क्या है, सेम डायरेक्शन सेम है. अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय यूनिट वेक्टर. सो यूनिट वेक्टर क्यों यूज होता है, फॉर डायरेक्शन पर्पज ओनली. तो लिख देते हैं हम द वेक्टर क्वांटिटी both have magnitude and direction. Magnitude and direction. But sometimes we are only interested in direction. Sometimes we are only interested in direction. तो मान लेते हैं कोई भी एक वेक्टर माना, दिस इज ए वेक्टर ले. हमको क्या करना है, ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या है वो देखना है. तो ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल्स टू सम मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर विथ डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. ऐसे ही तो रिप्रेजेंट किया जा रहा था. मैग्नीट्यूड लिखना है एंड डायरेक्शन लिखना है, तभी जाके एक वेक्टर क्वांटिटी बनता था. अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को लेके यहाँ डिवाइड कर दूं तो मुझे डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर मिल सकता है. तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर जिसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ए कैप से. बस रिप्रेजेंटेशन है, ए कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो ए कैप इक्वल टू में क्या लिख रहा हूँ, ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो जब भी आपको पूछा जाएगा कि यूनिट वेक्टर निकालो इन द डायरेक्शन ऑफ सब वेक्टर, तो आप क्या करोगे, वेक्टर डिवाइड बाय यूनिट ऑफ सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को, तो आपको मिल जाएगा यूनिट वेक्टर. तो हमारे पास कुछ ऐसे वेक्टर प्रेजेंट है या फिर कुछ ऐसे यूनिट वेक्टर प्रेजेंट है जिसको लेके हम एवरीडे लाइफ में उसी को ही यूनिट वेक्टर लेते हैं और उसी के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करते हैं. जैसे कि हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, हमारा क्या फिक्स रहता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस फिक्स रहता है. जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं हम, तो लेट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस. तो अगर मुझे कोई एक फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव करना है या फिर कोई एक फिक्स्ड पॉइंट को जाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स डायरेक्शन में कुछ चल के आऊंगा, फिर वाई डायरेक्शन में कुछ चल के जाऊंगा, फिर जेड डायरेक्शन में कुछ चल के आऊंगा, तभी जाके वो कोऑर्डिनेट कवर हो पाएगा. तो जब मैं एक्स डायरेक्शन में आ रहा हूँ, वो डायरेक्शन को बाय यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बाय आई कैप. आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग
पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली द यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जे कैप से, एंड द यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, के कैप से। तो ये जो आई कैप, जे कैप एंड के कैप, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और मतलब ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर, और इसको हम बेस वेक्टर भी बोलते हैं। बेस वेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आई कैप, जे कैप एंड के कैप को कंसिडर करके हम कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कोई भी वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई कैप, जे कैप एंड के कैप को क्या माना जाता है, बेस वेक्टर। तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप को क्या माना जाता है, बेस वेक्टर ऑल्सो। और ये तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर। ओके, सो नेक्स्ट पेज में हम चल रहे हैं। देन दूसरी बात ये आ रहा है कि अगर यूनिट वेक्टर हमको पता चल गया, उसके मैग्नीट्यूड कितना बनेगा बताओ। ए कैप को हम क्या लिखे, ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जब मैं ए कैप का मैग्नीट्यूड लिखूंगा, ये एक वेक्टर है ना, तो ए कैप का जब मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड वही सेम रहेगा, तो क्या बन जाएगा, 1। इट मीन्स कोई भी एक यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड बन रहा है, क्या बन रहा है, यूनिट बन रहा है। दैट्स व्हाई इसका नाम क्या दिया गया था, यूनिट वेक्टर। तो जब भी हम डायरेक्शन की बात करेंगे या फिर जब भी हम यूनिट वेक्टर की कैलकुलेशन करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कितना बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। ठीक, ओके। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि हम यूनिट वेक्टर या फिर बेस वेक्टर को कंसिडर करें कैसे वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक 2 डायमेंशनल फिगर ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वहां पे प्रेजेंट है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। सिमिलरली 1 2 3। एक पॉइंट था यहाँ पे, 2 पॉइंट है, मुझे क्या करना है, इस डायरेक्शन में मूव करना। तो मैं क्या करूंगा, दिस डायरेक्शन प्लस दिस डायरेक्शन इक्वल टू दिस डायरेक्शन बनेगा। या फिर इसको मैं अगर ले रहा हूँ ए वेक्टर, इसको ले रहा हूँ A1 वेक्टर, इसको ले रहा हूँ A2 वेक्टर, तो मुझे क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर इक्वल्स टू A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन थ्योरम। A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर बेटा कितना बनेगा, ए वेक्टर बनेगा। ठीक, तो एक चीज यहाँ पे गौर से देखो कि जो A1 वेक्टर बना था उसका मैग्नीट्यूड बेटा कितना था, 2 था, एंड उसका डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में था, एक्स डायरेक्शन में था। तो मैं A1 वेक्टर को कितना लिख सकता हूँ, 2 आई कैप लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 उसके मैग्नीट्यूड है एंड आई कैप इसका डायरेक्शन है। सिमिलरली A2 वेक्टर को मैं बेटा कितना लिख सकता हूँ, A2 वेक्टर को लिख सकता हूँ सेम 2 जे कैप, क्योंकि A2 वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा था, इसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, 2 बनेगा। एंड कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन कौन सा एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, दैट मींस जे कैप। सो मैं ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। जब मैं पूछूंगा कि ए वेक्टर का डायरेक्शन बताओ, तो आप क्या करोगे, ए वेक्टर का क्या करोगे, मैग्नीट्यूड लो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 इज 8 विच इज 2√2। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऐसे ही लिया जाता है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, कितना लेंथ है, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का रूट है, तो ये बना उसका मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन कितना लिखेंगे, ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड व्हिच इज 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, यहाँ से कंसिडर किए हैं, डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2√2। तो मैं लिख सकता हूँ 1/√2 आई कैप प्लस जे कैप। इसके अगर तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। क्यों, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर विच इज 1/2 प्लस अगेन 1/√2 का स्क्वायर इसके लिए विच इज 1/2, दोनों को मिलाओगे तो 1 मिलेगा, 1 का रूट ओवर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, तो अभी तक हम क्या जान गए हैं कि अगर हमको फाइनल पोजीशन बताए, ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ कर लिए, तो हमको क्या कर सकते हैं, वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय आई कैप, जे कैप एंड के कैप। अभी हमको देख रहे हैं कि जो
मतलब एक्स एक्सिस में चला है कितना, या फिर वाई एक्सिस में कितना चला है, जेड एक्सिस में कितना जा रहा है एक वेक्टर, उसका जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रॉम द वेक्टर इटसेल्फ। हम वेक्टर कैसे कंसीडर करेंगे, फ्रॉम एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस में कितना जा रहा है, वाई एक्सिस में कितना जा रहा है, या फिर जेड एक्सिस में कितना जा रहा है, उनका कोऑर्डिनेट से कैसे लिखेंगे ए वेक्टर को, वो जानिए। अगर ए वेक्टर दिया होगा तो हम कैसे देखेंगे, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा फ्रॉम कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या बनाए, देखो मान लेते हैं लेट एक 2 डायमेंशनल फिगर बना लेते हैं, एक्स एक्सिस है और आपके पास वाई एक्सिस है। ठीक, एक वेक्टर है, ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, मान लेते हैं मैग्नीट्यूड है, ये आर वेक्टर है, और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है आर, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है आर है। तो जो लेंथ बन रहा है यहां से यहां तक, लेंथ कितना है आर, और ये एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, एंगल लेट बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अगर एंगल थीटा एंगल बना रहा है तो एक्स एक्सिस में कितना जा रहा है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट, लेट दिस इज ए पॉइंट। तो 0 टू ए पॉइंट तक वो एक्स एक्सिस में चल के आया है, फिर ए टू इस पॉइंट तक चल के गया है, तभी जाके ये आर वेक्टर बन रहा है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर अकॉर्डिंग टू आवर यूनिट वेक्टर प्रिंसिपल। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो ओ ए का लेंथ कितना आएगा, अगर ये थीटा है, तो मैं एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा, तो ओ ए का लेंथ कितना आएगा, ओ ए का लेंथ आएगा आर कोस थीटा। सो जब एक्स कंपोनेंट की बात करेंगे, एक्स कंपोनेंट का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस में कितना कोऑर्डिनेट वो कवर किया है। तो इसको सिंपली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स कंपोनेंट इक्वल्स टू, एक्स कंपोनेंट इक्वल्स टू the projection of r vector on x axis, the projection of r vector along x axis, y component सिमिलरली क्या होगा, the projection of r vector along y axis। सिमिलरली मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, y कंपोनेंट ये बनेगा, तो प्रोजेक्शन ऑफ r वेक्टर अलोंग y एक्सिस, तो प्रोजेक्शन कितना आएगा, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये वाला लेंथ आएगा y कंपोनेंट, दिस इज y कंपोनेंट, दिस इज x कंपोनेंट। तो ये जो x कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, आर एक्स में, आर एक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड y कंपोनेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आर वाई। तो मुझे एक बात बताओ, आर एक्स का वैल्यू कितना आएगा, अगर आर पता है थीटा पता है, तो आर एक्स का वैल्यू कितना आएगा, आर कॉस थीटा आएगा, एंड आर वाई का वैल्यू कितना आएगा, आर साइन थीटा आएगा। तो ये जो आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा, इनको क्या बोलते हैं हम, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। दिस इज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, दिस इज वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो कंपोनेंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एंगल चाहिए विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ओके, तो हम आर वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। क्यों, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट में वो आर एक्स डिस्टेंस कवर किया है, देन वो आर वाई डिस्टेंस कवर किया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। मैं यहाँ पे ओनली डिस्टेंस का वर्ड यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में पढ़ के आए हो, वहां पे ओनली डिस्टेंस में ही आपको समझाया जा रहा था, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसलिए मैं बस जो डिस्टेंस का वर्ड ले रहा हूँ, पर एक्चुअल में ये डिस्टेंस होता नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, मतलब न्यूटन में हो सकता है,
ये मोमेंटम हो सकता है मीटर पर सेकंड इंटू किलोग्राम में हो सकता है, ठीक। बट एक्स कोऑर्डिनेट कितना कवर कर रहा है वो देखने वाला। तो आर एक्स क्या है, वो एक्स कोऑर्डिनेट में कितना कोऑर्डिनेट कवर किया, दिस इज आर एक्स। तो आर वेक्टर वैसे लिख सकते हैं। तो आर का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, आर का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, मैग्नीट्यूड बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो जब भी मैग्नीट्यूड पूछेगा तो आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट का स्क्वायर करना है, देन जाके आपको मिल जाएगा मैग्नीट्यूड। क्योंकि ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, आर है। अभी देखो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर का रूट ओवर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आर साइन थीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा 1। तो आर स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना आएगा ओनली। तो ये है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के बारे में हम पढ़ लें। अभी देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स कि अगर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन वेक्टर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में, तो उसका जो बनेगा कंपोनेंट्स कितना कितना बनेगा। तो लेट अस कंसीडर ए यूनिट वेक्टर, दिस इज आर, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, आर है। ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल थीटा है, ठीक। अगर ये वाला एंगल थीटा है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे जो एक्स कंपोनेंट बनेगा कितना बनेगा, हमेशा हम बताए थे आर कोस थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा बन रहा है वो किसके साथ बना रहा है, पॉजिटिव एक्सिस के साथ थोड़ी बना रहा है, ये किसके साथ बना रहा है, नेगेटिव एक्सिस के साथ बना रहा है। दैट मींस पॉजिटिव एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे जो आर एक्स लिखेंगे या फिर एक्स कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आर कॉस 180 माइनस थीटा, तो कितना आएगा माइनस आर कॉस थीटा। सिमिलरली आर वाई कितना आएगा, आर वाई मतलब वाई कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर विच इज इक्वल टू आर साइन 180 माइनस थीटा। क्योंकि जो थीटा हम लिए हैं प्रीवियस स्लाइड में दिखा देता हूं, ये जो थीटा लिए हैं किसके साथ लिए हैं, हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लिए हैं, ठीक। तो यहाँ पे आर साइन 180 माइनस थीटा, इसका वैल्यू कितना बनेगा, ओनली आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट कितना है, माइनस आर कॉस थीटा है, और आर वाई कंपोनेंट या फिर वाई कंपोनेंट कितना है, आर साइन थीटा है। तो ये वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा माइनस आर कॉस थीटा आई क्या, क्योंकि आर एक्स आई क्या प्लस आर वाई जे क्या पता था ना। तो आर एक्स आई क्या प्लस आर वाई कितना है, आर साइन थीटा जे क्या। क्लियर है इतना। और एक एग्जांपल लेते हैं और आसान से समझ में आएगी। लेट सॉरी ये एक वेक्टर दिया हुआ है, दिस इज आर वेक्टर, और एंगल किसके साथ बना रहा है, मान लेते हैं इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है। बट हमको किसके साथ एंगल लेना है, पॉजिटिव एक्सिस के साथ लेना है। तो यहाँ से जाना है इतना तक, तो ये एंगल कितना बनाएगा, 270 माइनस थीटा बनाएगा। दैट मीन्स 3π/2 माइनस थीटा बना रहा है। तो आर एक्स कंपोनेंट कितना आएगा, आर एक्स इक्वल्स टू आर कॉस 3π/2 माइनस थीटा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, माइनस आर कॉस थीटा, सॉरी माइनस आर साइन थीटा, माइनस आर साइन थीटा इसका वैल्यू। एंड आर वाई का वैल्यू कितना आएगा, आर वाई का वैल्यू आएगा आर साइन 3π/2 माइनस थीटा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा माइनस आर कॉस थीटा।
तो आर वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आर वेक्टर को लिख सकते हैं हम माइनस आर साइन थीटा आई कैप माइनस आर कॉस थीटा जे कैप। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, आपको 3 पाई/2 माइनस थीटा या फिर पाई/2 माइनस थीटा या फिर 2 पाई माइनस थीटा, ऐसे सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप क्या ट्रिक अप्लाई करोगे? जैसे कि यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, तो ये जो पोजीशन वेक्टर मतलब यहाँ तक पहुंचने के लिए वो कैसे कैसे आया होगा? एक्स कोऑर्डिनेट में कुछ ऐसा आया होगा, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट में कुछ ऐसा आया होगा। दैट मीन्स वो एक्स एक्सिस में ऐसा चल के आया होगा, फिर ऐसे कवर किया होगा, तब जाके आर वेक्टर बन रहा है। तो देखो यहाँ पे जब एक्स एक्सिस में ऐसे कवर कर रहा है, वो कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। उसका लेंथ कितना बनेगा? अगर ये थीटा है, ये बनेगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बनेगा? आर साइन थीटा। बट एज ये नेगेटिव में जा रहा है तो ये जो कंपोनेंट आएगा माइनस आर साइन थीटा। कितना लेंथ है? आर साइन थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो नेगेटिव में जा रहा है, दैट्स व्हाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा? नेगेटिव माइनस आर साइन थीटा। सिमिलरली इतना लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हो फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल रूल, कितना आएगा? आर कॉस थीटा। बट कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है? नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है, तो नेगेटिव में जा रहा है मतलब माइनस आर हो गया। बस इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि हम तो मतलब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जान गए, आर वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड पता है, एंगल पता है, तो हम कैसे कंपोनेंट फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं? कंपोनेंट फॉर्म। ये कंपोनेंट फॉर्म इसको बोलते हैं। कंपोनेंट फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हमको समझ में आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं अब। तो अगर कंपोनेंट फॉर्म में 2-3 वेक्टर दिया होगा, उसके एडिशन कैसे करेंगे, उसका यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, उसका सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, ये अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तो जब एडिशन की बात आ रहा है, तो एडिशन बेटा कैसे करोगे? मान लेते हैं दो वेक्टर है आपके पास, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप। कंपोनेंट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि वेक्टर एडिशन आपको कैसे फॉर्म में पता था, अगर उसका मैग्नीट्यूड एंड दोनों के बीच का एंगल दिया होगा तो आप कंसीडर कर सकते थे उसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा और कौन सा डायरेक्शन में जा रहा था जब एडिशन कर रहे थे। सिमिलरली सब्सट्रैक्शन में भी ऐसा हो रहा था, मतलब आपको मैग्नीट्यूड एंड उसका एंगल चाहिए। बट अगर वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दे दिया है तो उसके एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आप कैसे करोगे? प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के। और बी वेक्टर सिमिलरली आपसे दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। जब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में करूंगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करूंगा, तो आपको पता होगा ये जो आई कैप डायरेक्शन है ये सेम डायरेक्शन है, जे कैप सेम डायरेक्शन, के कैप सेम डायरेक्शन। तो जब दोनों को ऐड करेंगे सेम डायरेक्शन वाला क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जब ऐड कर रहे हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो सेम कंपोनेंट वाला ऐड हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं हम ए एक्स प्लस बी एक्स का होल आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई का होल जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड का होल के। सिमिलरली जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या बनेगा? ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई माइनस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड
माइनस बी जेड। ठीक है, इतना बात समझ गया, बहुत इजी था। नेक्स्ट बात होता है कि जब भी एक स्केलर मल्टीपल करेंगे एक वेक्टर में, मान लेते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेट ए मिनट, स्केलर मल्टीप्लाइड टू ए वेक्टर, तो क्या बनेगा, मान लेते हैं k इंटू ए वेक्टर में लिख रहा हूं, तो ये किससे हो जाएगा, तो k एक्स आई कैप प्लस k ए वाई जे कैप प्लस k ए जेड के कैप। इट मीन्स वो स्केलर ईच एंड इंडिविजुअल कंपोनेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात आती है कि यूनिट वेक्टर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर पूछ ले, तो क्या करोगे, यूनिट वेक्टर मतलब ए कैप इज व्हाट, ए वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अभी आपको पता है ए वेक्टर का वैल्यू कितना है बेटा, ए वेक्टर का वैल्यू है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप होल डिवाइड बाई, उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू कैसे बनेगा, उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या बनता था, स्क्वायर रूट ऑफ ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट का स्क्वायर का एडिशन। इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ ईच इंडिविजुअल का स्क्वायर का एडिशन, ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट का स्क्वायर का एडिशन। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड, तो ये बनेगा उसका यूनिट वेक्टर अलोंग ए डायरेक्शन। सिमिलरली अगर आपको बी कैप पूछा होगा तो आप क्या करोगे, बी वेक्टर डिवाइड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो बनेगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप डिवाइड बाई बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर का रूट है, और बी कैप पूछा होगा। सिमिलरली और सारा चीज के आप यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, एडिशन कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या है। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस मतलब ये है, मान लो कि आपके पास एक वेक्टर प्रेजेंट है, 3 डायमेंशनल वेक्टर प्रेजेंट है, तो आप थोड़ा माइंड में इमेजिन करो कि वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है। तो जो इस इंडिविजुअल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। कोसाइंस इसलिए बोलते हैं कि उसका कोस कंपोनेंट लेंगे, मतलब मान लेते हैं कि अल्फा बीटा एंड गामा एंगल बना रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या बनेगा, कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा। तो रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे देखो, 1 मिनट, तो मान लेते हैं ये एक 3 डायमेंशनल, मतलब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ किए, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। अगर मैं यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया, पोजीशन वेक्टर एक ड्रॉ किया ऐसे, ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है। आप सोचो एक मतलब रूम का कर्नर के बारे में सोचो, और 3 डायमेंशनल एक वेक्टर ड्रॉ कर, एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा एंड जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा। जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्फा।
वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, बीटा, एंड जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ गामा। ठीक, नाउ हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। उससे पहले कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा जाने से पहले मैं 2 डायमेंशनल का एक फिगर ड्रॉ करता हूँ और वहां से इंट्यूशन लेता हूँ कि कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा का वैल्यू क्या बनने वाला है। तो मान लेते हैं ये एक आर वेक्टर है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन में है ये वेक्टर, और ये एंगल बना रहा है कितना, थीटा। तो कॉस थीटा क्या, और ये हमको प्रेजेंट है, दिस इज आर एक्स प्रेजेंट है और दिस इज आर वाई प्रेजेंट है। आपको आर एक्स एंड आर वाई का वैल्यू पता है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वैल्यू पता है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वैल्यू पता है कितना, आर पता है। अगर मैं पूछूंगा कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसका कॉस कितना होगा, दैट मींस कॉस थीटा मैं पूछ रहा हूँ, आप क्या करोगे, आर एक्स डिवाइड बाई आर करोगे। इट मीन्स वो एक्स कंपोनेंट में कितना कवर किया है डिस्टेंस डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल वेक्टर कर रहे हैं। सिमिलरली मान लेते हैं दिस इज अल्फा, तो कॉस अल्फा कितना लिखोगे, आर वाई डिवाइड बाई आर लिखोगे। समझ गए इतना बात, कि कॉस ऑफ समथिंग अगर हम पूछ रहे हैं तो आपको क्या करना है, कंपोनेंट इन दैट डायरेक्शन डिवाइड बाई टोटल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो जब मैं कॉस अल्फा की बात करूंगा यहाँ पे 3 डायमेंशनल फिगर के लिए, कॉस अल्फा का जब मैं बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ये एक्स कंपोनेंट में कितना चल के गया है डिवाइड बाई टोटल मैग्नीट्यूड। तो लेट अस कंसीडर वो एक्स कंपोनेंट में एक्स चल के गया है, एक्स डिस्टेंस डिवाइड बाई इसका जो मैग्नीट्यूड है मैं कितना लिख रहा हूँ, मान लेते हैं आर लिखता हूँ। सो एक्स बाई आर बनेगा। सो कॉस बीटा कितना बनेगा, सिमिलरली वाई बाई आर बनेगा, एंड कॉस गामा कितना बनेगा, जेड बाई आर बनेगा। तो ये जो पोजीशन क्या है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एंड स्मॉल जेड। तो स्मॉल एक्स का मतलब क्या है, वो एक्स एक्सिस में एक्स डिस्टेंस कवर किया है, वाई का मतलब क्या है, देन वाई डिस्टेंस कवर किया है, स्मॉल वाई डिस्टेंस, देन स्मॉल जेड डिस्टेंस किया है। तो जब मैं cos अल्फा लिख रहा हूँ दैट मींस cos ऑफ एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द पोजीशन वेक्टर, तो आपको क्या मिलेगा, द x कंपोनेंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, द x कंपोनेंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो ये जो cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा, इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। तो इसके बीच एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, जब हम cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या है बेटा, आर स्क्वायर है इटसेल्फ डिवाइड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि इस इंडिविजुअल कंपोनेंट का स्क्वायर, यहाँ पे रूट ओवर नहीं लिखा है, अगर रूट ओवर ले जाता ओनली आर होता, यहाँ पे रूट ओवर हटा है तो यहाँ पे आर स्क्वायर। So this is equals to 1। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू कितना बनेगा, 1 बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, बहुत कॉन्सेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन ये है कि एक एरोप्लेन उड़ रहा है, इन मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड में उसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है 60 डिग्री, दैट मींस अल्फा का वैल्यू दिया है कितना, 60 डिग्री, एंड वाई एक्सिस के साथ बना रहा है 60 डिग्री, दैट मींस बीटा का वैल्यू दिया है 60 डिग्री। तो आप अगर सोचोगे तो 60 प्लस 60 इज 120, ये 90 भी नहीं बना रहा है, दैट मींस ये 2 डायमेंशनल वेक्टर में नहीं जा रहा है, ये 3D मोशन कर रहा है। ठीक, अगर अल्फा प्लस बीटा दोनों मिलके 90 बन जाते तो मैं क्या मान सकता था, अगर अल्फा प्लस बीटा बन के 90 बन जाते तो मैं इसको क्या बन सकता था, ये 2D फिगर बना सकता था। बट यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बना के कितना बना रहे हैं, 120 बना रहे हैं, तो मैं यहाँ बोल ही नहीं सकता हूँ कि ये 2D मोशन कर रहे हैं, मतलब 2D मोशन कर रहे होंगे, बट एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में हम जो कोऑर्डिनेट डिफाइन किए हैं वो हमेशा 3 कोऑर्डिनेट में ही मूव कर रहे हैं। ओके, इतना हम समझ गए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये एक्स वाई वैल्यू दिया हुआ है, एंड पूछा क्या है, पूछा है कि भी वेक्टर का
वैल्यू बताओ इन कंपोनेंट फॉर्म। ये क्वेश्चन पूछा है, वी वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म कितना बनेगा ये बताओ। तो वी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में कैसे बनेगा? आप लिखोगे कि वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। अभी वी एक्स के लिए क्या है, हमको पता है वी एक्स क्या बनेगा, वी कॉस अल्फा, क्योंकि कॉस अल्फा का वैल्यू एक्स कंपोनेंट बाई मैग्नीट्यूड हो रहा था, तो कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स कंपोनेंट बाई वी डिवाइड करें तो मैग्नीट्यूड बनेगा, तो वी एक्स इक्वल टू वी कॉस अल्फा बनेगा। तो वी का वैल्यू तो 20 है, कॉस 60 कितना है बेटा 1/2, तो कितना बनेगा 10, 10 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली वी वाई का वैल्यू कितना बनेगा, वी कॉस बीटा which is equals to again 20 into 1/2, 10 मीटर पर सेकेंड। वी जेड का वैल्यू कितना बनेगा, वी कॉस गामा, अभी हमारे पास गामा का वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो गामा का वैल्यू कहां से आएगा, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस। प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस क्या बोल रहा था, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 बना रहा था। तो cos स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना बनेगा यहाँ से 1/4, इसका वैल्यू अगेन 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो cos स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना है 1/2, तो cos गामा का वैल्यू कितना है प्लस और माइनस 1/√2। तो प्लस 1/√2 कब होता है, जब 45 डिग्री एंगल बनाता है, एंड माइनस कितना कब बनाता है, जब 1 ASTC जो 135 एंगल बना रहा है। तो आप कोई से भी एंगल ले सकते हो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक, तो वी वेक्टर क्या बन जाएगा 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस यहाँ पे वी कॉस अल्फा मतलब 20 इंटू प्लस और माइनस 1/√2 विच इज प्लस और माइनस 10√2 प्लस और माइनस 10√2 के कैप। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वी वेक्टर फॉर ए यूनिट वेक्टर फॉर एक 3 डायमेंशनल वेक्टर। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है, पोजीशन वेक्टर तो हमको पता चल गया कि फ्रॉम ओरिजिन से स्टार्ट होगा, एक पॉइंट तक पोजीशन ले रहा है, तो उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ आर वेक्टर। ये कंपोनेंट मान लो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, तो हम आर वेक्टर और पोजीशन वेक्टर कितना लिख सकते हैं, एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या प्लस जेड के क्या। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होके कोई एक अदर पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेट दिस स्टार्टिंग पॉइंट इज x1 y1 एंड z1 एंड दिस पोजीशन इज x2 y2 एंड z2। तो आप क्या कर सकते हो, जो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिस इज डी वेक्टर में मान रहा हूं, तो डी वेक्टर कितना लिखोगे x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप माइनस x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ये वाला मैं क्यों लिखा, थोड़ा सोचो। क्योंकि ये जो x1 y1 एंड z1 पॉइंट को मैं एक पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ऐसे, और इसको भी एक पोजीशन वेक्टर ले सकता हूँ दूसरा। तो मान लेते हैं दिस इज d1 वेक्टर, दिस इज d2 वेक्टर। तो मैं डी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, डी वेक्टर इक्वल्स टू d2 वेक्टर माइनस d1 वेक्टर। तो d2 वेक्टर क्या बनेगा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, एंड d1 वेक्टर कितना बनेगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे कितना बन जाएगा बेटा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में आपका जो मैग्नीट्यूड बनेगा, मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, मैग्नीट्यूड बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट कौन है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का। तो ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। ठीक है,
नेक्स्ट हम जानेंगे कि लैमिस थ्योरम क्या है। लैमिस थ्योरम, तो लैमिस थ्योरम कब यूज होता है? जब थ्री वेक्टर है, दो कंडीशन है इसके पास, तीन वेक्टर रहना चाहिए और तीनों वेक्टर का जो समेशन होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। मींस जो वेक्टर है कुछ ऐसा फॉर्मेशन कर रहे हैं, मान लेते हैं दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना होगा बताओ? जीरो, क्योंकि जहां से स्टार्टिंग हुए थे वहीं पे आके पहुंच गए। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना है बेटा? जीरो है। तब जाके हम कंडीशन लगा सकते हैं कि क्या, तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना बना रहा है? मान लेते हैं गामा बना रहा है। एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर कितना बना रहा है? मान लेते हैं अल्फा बना रहा है। एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड ए वेक्टर कितना बना रहा है? मान लेते हैं बीटा बना रहा है। तो हम लिख सकते हैं, अगर ऐसा बना रहा है एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो है, तो क्या लिख सकते हैं? ए बाई साइन अल्फा इक्वल्स टू बी बाई साइन बीटा इक्वल्स टू सी डिवाइड बाई साइन गामा। यहाँ पे जो ए बी सी लिखा हुआ है ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रेस्पेक्टिवली। तो इसका प्रूफ कैसे करोगे? प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये वाला जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा? 180 माइनस बीटा बनेगा। ये वाला एंगल कितना बनेगा? 180 माइनस गामा बनेगा। ये वाला एंगल कितना बनेगा? 180 माइनस अल्फा बनेगा। तो आपको क्लास 10th में एक थ्योरम पढ़ाया गया होगा कि ऑपोजिट जो साइड है उसका मैग्नीट्यूड और साइड लेंथ डिवाइड बाय साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल, साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल आर ऑलवेज कांस्टेंट। ये आपको ट्रिगोनोमेट्रिक में बताया हुआ। दैट मींस अगर ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, ये लेंथ सी है, ये अल्फा एंगल है, ये गामा एंगल है, ये बीटा एंगल है, तो आपको क्या बताया हुआ होगा? ए बाई साइन अल्फा इक्वल्स टू बी बाई साइन बीटा इक्वल्स टू सी बाई साइन गामा। ये आप प्रूव किए होंगे। तो यहाँ पे आप कैसे प्रूव करोगे? ये वाला लेंथ कितना है? ए है, ये अल्फा है, ये कितना बनेगा? 180 माइनस अल्फा। तो साइन 180 माइनस अल्फा कितना है? अगेन साइन अल्फा है। तो ये प्रूफ वहां से हो जाएगा। तो इसको इजीली याद रखने के लिए ये फिगर को आप ऐसे भी फिगर ड्रॉ कर सकते हो। कैसे फिगर ड्रॉ करोगे? जैसे कि मान लेते हैं दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर। ए वेक्टर का ऑपोजिट एंगल कितना है? बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच है, कितना था? अल्फा था। ये वाला एंगल कितना था? बीटा था। ये वाला एंगल कितना था? गामा था। तो ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो। ऐसे करके याद रखने क्या बनेगा? ए बाई साइन अल्फा इक्वल टू बी बाई साइन बीटा इक्वल टू सी बाई साइन गामा। ठीक है, तो यहीं पे हम ये लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट क्या हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है एंड क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम्स करवाएंगे डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू। और कुछ डाउट्स है तो आप टेलीग्राम चैनल में कनेक्ट हो सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।